हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं रीना आपका बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ आपका अपने चैनल साहित्य गंगा पर। आइए आज हम जेडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी 2017 का पेपर सॉल्व करते हैं और जानते हैं पीवाईक्यू हमारे एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। तो अभी एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है, एक बार सभी प्रश्न पत्रों को आपको अवश्य देख लेना चाहिए एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्योंकि यूज़फुल कंटेंट आपको इस पर मिलते रहेंगे। और बिना समय गंवाए, बिना देर किए हम इस प्रश्न पत्र को आइए सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से एक कथन सही है, यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा कथन है जो सही है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका इसमें से, देखिए 4 ऑप्शन है। सभी स्वरों में घोषत्व नहीं होता है, सभी स्वर अघोष होते हैं, सभी स्वर सघोष और अघोष दोनों होते हैं, सभी स्वर सघोष होते हैं। तो सही जवाब बनेगा आपका इसमें जो आंसर होगा वो बनेगा आंसर नंबर डी। सभी स्वर जो है क्या होते हैं, अघोष होते हैं। और जानते हैं कि कुछ वर्ण भी सघोष होते हैं इसके, जैसे कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो होता है वो क्या होता है आपका, अघोष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है आकाशवाणी का ध्येय वाक्य है। तो सही जवाब इसमें आपका क्या होगा, आप मुझे कमेंट करके बताइए। आकाशवाणी का ध्येय वाक्य है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। आंसर बनेगा आपका डी। तो सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है ई कॉमर्स के लाभ के संबंध में निम्नलिखित में से एक कथन असत्य है। तो ऐसी कौन सी कथन है जो असत्य है। 4 ऑप्शन है। नकद धनराशि की आवश्यकता नहीं होती, वस्तु की भौतिक स्थिति का पूर्ण ज्ञान घर बैठे हो जाता है, दुकान अथवा प्रतिष्ठान तक जाने की आवश्यकता नहीं होती, चौथा है धन, श्रम और समय की बचत होती है। तो कह रहे कौन सा असत्य है। तो इसमें आपका सही जवाब जो बनेगा वो होगा कि वस्तु की भौतिक स्थिति का पूर्ण ज्ञान घर बैठे ही हो जाता है। ये बात क्या है, गलत है, क्योंकि आप भौतिक रूप में उसे तभी देख पाएंगे जब वो आपके समक्ष उपलब्ध हो। तो सही जवाब हो जाएगा डी। चौथे नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से किसे अभिकारी शब्द माना जाता है। 4 ऑप्शन है। सर्वनाम, क्रिया, अव्यय और संज्ञा। तो इसमें सही जवाब आपका क्या होगा, सी बन जाएगा। अव्यय शब्द जो है अभिकारी माना जाता है। और देख रहे हैं इसका व्याख्या भी दिया हुआ है। जिन शब्दों का रूप, लिंग, वचन और कारक के अनुसार जो भी शब्द परिवर्तित नहीं होते उन्हें हम क्या कहते हैं, अभिकारी शब्द कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है भारतीय भाषा विज्ञान की परंपरा में मुनित्रय के नाम से प्रसिद्ध विद्वानों में सम्मिलित नहीं है। तो कौन से ऐसे विद्वान हैं जो मुनित्रय में सम्मिलित नहीं है, और 3 विद्वान हैं जो मुनित्रय में आते हैं। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर बनेगा जो वो बन जाएगा डी, क्योंकि पतंजलि, कात्यायन और पाणिनि ये तीनों आपके भाषा विज्ञान में मुनित्रय के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 6 में पूछा गया पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधि के अतिरिक्त इनमें से कौन सी बोली समाहित की जाती है। यानी कि पूर्वी हिंदी में अवधि के साथ साथ और भी कौन सी बोली है जो पूर्वी हिंदी में आती है। तो आंसर बन जाएगा यहाँ पे आपका आंसर होगा ए, बघेली को अवधि के साथ साथ पूर्वी हिंदी में समाहित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी सेवा इंटरनेट से प्राप्त नहीं है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो इंटरनेट से प्राप्त नहीं होती है। ई लर्निंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई हार्वेस्टिंग और ई बैंकिंग। तो इसमें से सही जवाब आपका क्या बनेगा, वो बन जाएगा आपका सी, ई हार्वेस्टिंग जो है इंटरनेट से सेवा प्राप्त नहीं है। 8 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया शब्द की परिभाषा है।
तो शब्द का शुद्ध रूप से परिभाषा यहाँ पे कौन है? ध्वनि समूह, ध्वनि सार्थक ध्वनि समूह और पद समूह। तो इसमें सही जवाब आपका जो होगा वो होगा सी, सार्थक ध्वनि समूह। देखिए इसमें ABCD नहीं लिखा गया है, लेकिन आप ABCD सीक्वेंस मान सकते हैं। देखिए 9वें नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है विशिष्टा पद रचना रीति कथन किस आचार्य का है? तो इसमें सही जवाब जो आपका बनेगा वो होगा आचार्य वामन का। आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है निम्न कथन है, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, जो वाग्जाल मनुष्य को दुर्गति, हीनता और परमुखता, आत्मा को, देखिए पूरा पढ़ते हैं, दिया है। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, जो वाग्जाल मनुष्य को दुर्गति, हीनता और परमुखापेक्षिता से बचा न सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त न बना सके, जो उसके हृदय को पर दुख कातर और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। तो ऐसा साहित्य का उद्देश्य मानने वाले कौन सा विद्वान है? तो आंसर बनेगा आपका, आइए चारों ऑप्शन देखते हैं, नागेंद्र रामचंद्र शुक्ल, रविन्द्रनाथ टैगोर और हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पे कौन से हैं? तो मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, ये जो कथन है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। आंसर बन जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है यानी कि जो कथन दिया गया है वो किस आचार्य का है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका इसमें, व्यंग जीव है कवित्व में शब्द अर्थ गत्यंग, सोई उत्तम काव्य है वर्ण्य व्यंग प्रसंग। ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है आपका प्रताप शाही की। आंसर बन जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक हैं, तो विरेचन सिद्धांत किसका है? ये तो आपको पता ही होगा, सरल सा क्वेश्चन है। आइए मैं पुनः शुरू करती हूँ उसको, आप मुझे क्षमा करेंगे, मैं ऑनलाइन ही ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करा रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 पे थे। तो इसमें सही जवाब जो आपका बनेगा प्रताप शाही। आंसर बन जाएगा इसमें भी। देखिए विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक हैं, तो वो कौन है आपके? विरेचन सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं वो है अरस्तु। आंसर बन जाएगा बी। 30 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया रस निष्पत्ति की समीक्षा संबंधी अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत किस आचार्य का है? तो अभिव्यक्तिवाद किसका है? तो ये है आपका आचार्य अभिनव गुप्त का। आंसर बनेगा सी। और वहीं पे अगर देखें चारों आचार्यों का भट्टनायक का भुक्तिवाद होता है, शंकु का आपका अनुमितिवाद हो जाता है, भट्टलोलट का उत्पत्तिवाद और अभिनव गुप्त का आपका उत्पत्तिवाद अभिव्यक्तिवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर के क्वेश्चन पूछा गया रस निष्पत्ति के संबंध में भावकत्व और भोजकत्व व्यापार की उद्भावना किस आचार्य ने की है? तो रस निष्पत्ति के संबंध में भावकत्व और भोजकत्व की जो उद्भावना करी है वो है आपके भट्टनायक। आंसर बन जाएगा ए। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 15 में पूछा गया औचित्य के संदर्भ में उक्त कथन किस आचार्य का है? कथन दिया है वायो अनुरूपः प्रथमस्तु वेशो वेशानुरूपश्च गतिः प्रचारः। तो ये किनका है आप बताएंगे मुझे। 4 ऑप्शन है, आचार्य क्षेमेंद्र, आचार्य वामन, आचार्य भरत मुनि, आचार्य भामा। तो ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है आपका आंसर हो जाएगा सी, आचार्य भरत मुनि का। ये जो कथन है वायु अनुरूपा प्रथमस्तु वेशो वेशानुरूपश्च गतिः प्रचारा, ये भरत मुनि की पंक्तियां हैं। 16 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है काव्यालंकार सूत्र इनमें से किस रचनाकार की है? ये बात इसमें पूछी गई है। तो सही जवाब हो जाएगा काव्यालंकार सूत्र, ये वामन की रचना है। सही जवाब हो जाएगा आपका सी। 17 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है काव्य शोभाकरान धर्मालंकारान प्रचक्षते किस आचार्य का ये कथन है? तो ये जो आपका हो जाएगा दंडी का। आंसर बनेगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर के क्वेश्चन में निम्न कथन किस आचार्य का है?
अ200 सगड़ो शालंकारो च शब्दार्थो काव्यम, ये किसका है? तो ये आंसर हो जाएगा आपका, 4 ऑप्शन देखते हैं हम, चारों ऑप्शन में सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, हेमचंद का ये कथन है अलंकार से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर आधुनिकता शब्द का प्रयोग कला के संदर्भ में किसने किया है? तो 4 ऑप्शन दिया है, तो उत्तर आधुनिकता का जो संबंध है वो कला के संबंध में किसने दिया है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका इसमें उत्तर आधुनिकतावाद शब्द का प्रयोग कला के संदर्भ में, तो सही जवाब हो जाएगा आपका सी, फ्रेडरिक जैमेसन आंसर बन जाएगा आपका सी। सॉरी गलत हो रहा है, ल्योतार हैं क्या? नहीं, देखिए कभी कभी इसीलिए रिवाइज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। उत्तर आधुनिकतावाद शब्द का कला के संदर्भ में प्रयोग किसने किया है? जॉन वर्थ ने 1967 में किया है, आप इसे नोट कर लेंगे। देखिए पहले ही टच हो गया। ने क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है, ये कथन किसका है? तो ये बहुत प्रसिद्ध है, ये तो है आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। सही जवाब हो जाएगा सी। 21 नंबर के क्वेश्चन में पूछा है, कविता का भाव स्वच्छंद प्रवाह नहीं है, भाव से पलायन है, व्यक्ति की अभिव्यक्ति नहीं, उससे मुक्ति का नाम है। तो ये कथन किसका है? कविता भाव का स्वच्छंद प्रवाह नहीं, भाव से पलायन है, ये कथन किसका है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका, ये कथन है आपका इलियट का, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न उदाहरण में अलंकार है, अमीय झरत चहुओर सो नयन ताप हरिलेत, राधा जू के बदनस। पंक्तियां हैं, 4 आपके ऑप्शन दिए गए हैं, प्रतीप अलंकार, भ्रांतिमान, उपमा और रूपक। तो कह रहा है अमीय झरत चहोर सो नैन ताप हरिलेत, राधा जू के, ये प्रतीप अलंकार ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या किया गया है कि उपमेय को उपमान और उपमान को उपमेय बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित पाश्चात्य साहित्य शास्त्रियों को उनके सिद्धांत से सुमेलित करके सही कोट का चयन करना है। तो आइए रिचर्ड्स आपका हो जाएगा मूल्य सिद्धांत, अरस्तु का आपका हो जाएगा अनुकरण सिद्धांत, टी.एस. इलियट का हो जाएगा आपका निर्वैतिकता का सिद्धांत, और कॉलरिज का हो जाएगा आपका कल्पना का सिद्धांत। तो आप मिलाइए, ए का 4, सॉरी आइए रिचर्ड्स का आपका हो जाएगा ए का 4, अरस्तु का हो जाएगा अनुकरण सिद्धांत, टी.एस. इलियट का निर्वैतिकता का सिद्धांत, कॉलरिज का कल्पना सिद्धांत, यानी कि ए का 4, 2 का 1। आइए देखते हैं किस ऑप्शन में है, ए का 4, 2 का 1, सॉरी अरे यार ये क्या हो गया। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए का 4 और 2 का 1 इसी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया था, यानी सबसे पहले हिंदी साहित्य इतिहास लिखने का परंपरा किसने बनाया? तो आंसर बन जाएगा आपका बी, गारसा द तासी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 में पूछा गया है, आचार्य शुक्ल का उक्त कथन किस ग्रंथ के संदर्भ में है? तो यह उनके कथन पहले आप देखिए, फिर हम देखते हैं कि उन्होंने क्या बातें कही हैं। तो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर आगे निकल गए हम लोग, क्वेश्चन था 22 या फिर 23, सॉरी थोड़ा सा आप इसमें सामंजस्य बनाएंगे, क्योंकि देखिए मैं ऑनलाइन करा रही हूँ, थोड़ा सा अभी टच होने पे ना फटाक से ये इधर का उधर हो जा रहा है, तो आप थोड़ा सा इसमें गंभीरता बना के रखेंगे, धैर्य बना के रखेंगे, क्योंकि जानते हैं धैर्य की ही परीक्षा भी होती है हमारी, वरना एग्ज़ाम हॉल में बैठ के पेपर देना और फिर घर पे वही प्रश्न पत्र को सॉल्व करना, दोनों में एक ही चीज़ का अंतर है कि हम कितने धैर्यता के साथ या धीरता के साथ कहें तो हम अपना वहाँ पे परफॉर्मेंस करते हैं, क्योंकि वही पेपर जब हम घर आके सॉल्व करते हैं तो उससे अधिक क्वेश्चंस हम सही कर पाते हैं, जबकि एग्ज़ाम हॉल में हमारे अंदर जो एक एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर होता है ना, उसी को एक तरह से कहें तो हमें क्या करना होता है,
वहाँ पे मैनेज करना होता है, नहीं तो बाकी लोग और आप में हम में कोई फ़र्क नहीं होता है। तो बस आप धीरता को बनाए रखें और एग्ज़ाम हॉल में अच्छे से परफॉर्मेंस करें। क्वेश्चन आपका था, हाँ, आचार्य शुक्ल का उक्त कथन किस ग्रंथ के संदर्भ में है? तो वह कथन पढ़ लीजिए। पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने हैं, उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये कथन शुक्ल जी का किनके संदर्भ में है? तो आंसर बन जाएगा आपका, ये कथन जो है पृथ्वीराज रासो के संबंध में है। आंसर बन जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया, निम्नलिखित में से किस रचना में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है? तो किसमें नहीं हुआ है आप मुझे बताएंगे। तो इसमें सही जवाब जो बनेगा, पवनचरों में तो सबसे पहले हुआ था पाहुड़ दोहा और महापुराण। इसमें मैं बताऊंगी आंसर आपका बनेगा जो वो बनेगा फिर पाहुड़ दोहा, आंसर नंबर बी। देखिए थोड़ा सा भी टच हो रहा है ना तो आंसर फट से वो क्लिक हो जा रहा है और सही गलत परफॉर्मेंस कर दे रहा है। तो आप इसे ना मानेंगे, मैं जो बता रही हूँ वही आपका जवाब है और उसका कलर भी ग्रीन हो जा रहा है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। 27 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया, सांकेतिक अर्थ रखने के कारण इनकी वाणियों की भाषा को संधा भाषा कहा गया है, यानी कि इनकी भाषाओं को संधा भाषा कहा गया। तो जानते हैं आप, सिद्ध साहित्य की भाषाओं को संधा भाषा, सिद्धों की भाषाओं को कहा गया। 28 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया, जय रामचंद्र शुक्ल भक्ति काल सगुण धारा फुटकल रचना शीर्षक के अंतर्गत परिगणित किस कवि के लिए कहा है? यानी कि देखिए नीचे कथन दिया गया, शुक्ल ने और भक्ति काल सगुण धारा फुटकल रचनाओं के अंतर्गत इनको रखा है। और कथन देखिए डैश, यानी कि किसको का कभी हृदय नहीं मिला था और उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने साहित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। ऐसा कथन शुक्ल जी किसके बारे में कहते हैं? तो ये कथन है केशव दास के बारे में। शुक्ल जी का मानना था कि केशव दास को कभी हृदय नहीं मिला हुआ था। 29 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक हैं। तो आंसर बन जाएगा आपका द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, वो होगा गारसा दत्त तासी। सही जवाब हो जाएगा आपका इसमें डी, जॉर्ज ग्रियर्सन। देखिए यहाँ पे द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर हिंदुस्तान में और एक इनका जो है गारसा दत्त तासी का, दोनों में कन्फ्यूज़न बन जाता है कभी कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक हैं। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका रामकुमार वर्मा। इनकी और भी कृतियाँ देख सकते हैं, जैसे रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास है, भगवत मिश्र का हिंदी काव्यशास्त्र का इतिहास है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य की भूमिका है, हिंदी साहित्य का आदिकाल है, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 31 में पूछा गया है, उपयुक्त काव्यांश में अनहद नाद की स्थिति को व्यक्त करने वाले योगी संत का नाम है। तो देखिए ये पंक्तियाँ दिया हुआ है, अमावस के घर झिलमिल चंदा, पूनम के घर सूर, नाद के घर व्यंद गरजे, बाजत अनहद नूर। तो ये पंक्तियाँ किसकी है? तो आंसर बनेगा आपका, ये जो पंक्तियाँ हैं वह है गोरखनाथ का। सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 में पूछा गया है, पृथ्वीराज रासों में कितने समय या सर्ग हैं? इसे हम इजी कह सकते हैं और ना याद हो तो वही बात है, जो ना याद होता है वो हमारे लिए कठिन होता है, जिसे हम जानते हैं वो इजी लगता है। तो प्रश्न पत्र को काफ़ी गंभीरता से हल करना होता है एग्ज़ाम हॉल में, क्योंकि कभी कभी जानते हुए प्रश्न हम जल्दीबाजी में बहुत ही उत्साह में आ जाते हैं और कलर करने में गलत कर देते हैं। तो इसीलिए प्रैक्टिस सेट और अभ्यास करना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें सही जवाब आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये पहले से टच हो गया, कोई बात नहीं, हम सही जवाब तक पहुंच जाएंगे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी आदिकाल को नाम देते हैं बीज बप्पन काल। आंसर बन जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को आधार काल नाम दिया है। तो हिंदी साहित्य के आदिकाल को आधार काल किसने कहा है? रामस्वरूप चतुर्वेदी या फिर लक्ष्मी सागर वांसड़े या फिर मोहन अवस्थी या रमाशंकर शुक्ल रसाल। तो आदिकाल को आधार काल नाम देने वाले हैं मोहन अवस्थी। आंसर बन जाएगा आपका सी।
सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35 में पूछा गया साहित्य को जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब माना है तो किसने माना है, वो है आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। 36 में पूछा गया लोक वार्ता के संबंध में निम्नलिखित में से एक कथन असत्य है। लोक वार्ता यानी कि लोक बाणी कह लें, इसके संबंध में कौन सी कथन सत्य है ऐसा पूछा जा रहा है। तो लोक वार्ता में पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन या विकास हो जाता है, ये बात सही है क्या। लोक वार्ता साहित्यिक शैली में लिखी जाती है, ये बात सही है क्या। लोक वार्ता का इतिहास लेखक कोई प्रसिद्ध लेखक होता है, ये बात सत्य है। लोक वार्ता का स्वरूप शाश्वत होता है। तो पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें सही जवाब हो जाएगा जो बनेगा आपका ए, लोक वार्ता में पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन या विकास होता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37 में पूछा गया अंधा युग के विषय में कौन सा कथन गलत है। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसके द्वारा कृष्ण भक्ति की प्रतिष्ठा की गई है और अंधा युग के माध्यम से व्यक्तिक स्नेह और स्वार्थ का शासक अंधेपन का परिचय देता है। पौराणिक आख्यान द्वारा आधुनिक युग की अनास्था संतरास कुंठा अंकित की गई है। चौथा ऑप्शन है युद्ध की अंतिम परिणति पूरी मानवता को ध्वस्त कर देती है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है कि गलत पूछा गया है, तो सही जवाब जो बनेगा इसमें आपका वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें कृष्ण की भक्ति की प्रतिष्ठा बिल्कुल नहीं किया गया है, यही बात आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38 में पूछा गया जकी उपनाम से कौन प्रसिद्ध हिंदी कवि उर्दू में गज़लें लिखता था। तो 4 ऑप्शन है श्रीधर पाठक, गंगा शरण सिंह, जगन्नाथ दास रत्नाकर और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इसमें आपका जवाब हो जाएगा जगन्नाथ दास रत्नाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39 में पूछा गया भविष्य कहाँ के रचनाकार हैं। तो इसमें आपका जवाब हो जाएगा धनपाल। मैं पूरा ऑप्शन इसलिए नहीं पढ़ती ना कि इस समय मैं नहीं चाहती बिल्कुल आपका ख़राब हो और टाइम तो बिल्कुल है भी नहीं हमारे पास। तो आइए 40 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। प्रगतिवाद काव्य के विषय में कौन सा कथन गलत है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अब यहाँ पे हमें पढ़ना होता है क्योंकि चारों में सही और गलत पूछता है। तो इनमें शोषितों के प्रति सहानुभूति है, ये बात सत्य है या गलत है आप ध्यान रखें। इसमें धार्मिक भावनाओं का विशेष आदर है, शोषणमूलक लोकतंत्र पर प्रहार किया गया है और इस पर द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का प्रभाव है। तो कह रहा है प्रगतिवाद के संबंध में गलत कथन को चुनना है। तो इसमें सही जवाब जो बनेगा बी, इसमें धार्मिक भावनाओं का विशेष आदर की बात नहीं कही गई है, यही आपका जवाब हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 41 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है सुमेलित करते हुए कूट से सही आंसर चुनना है। तो आप देखिए पहला दिया है गोरखनाथ और उनका युग, ये किसकी रचना है। तो ये रचना है गोरखनाथ और उनका युग हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ए का बनेगा आपका 4 नाथ संप्रदाय, ये किसका है। तो ये है आपके पीताम्बर दत्त बर्थवाल का। हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय और सिद्ध साहित्य आपका धर्मवीर भारती का है, यानी कि ए का 4 और डी का 3। तो आइए देखते हैं आपका किस ऑप्शन में है। ए का 4 और डी का 3, ऐसे तो कोई ऑप्शन नहीं बन रहा है, फिर भी हम चेक करेंगे। ए का 4 और नाथ संप्रदाय धर्मवीर भारती, अगर इससे मैच करते हैं तो हिंदी साहित्य में निर्गुण संप्रदाय और फिर सिद्ध साहित्य। तो डी का 3 से कहीं नहीं मैच कर रहा है भैया। गोरखनाथ और उनका युग, नाथ संप्रदाय, चलिए बी का 1 से मिलाते हैं तो किस में दिया ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 4th सॉरी। देखिए गोरखनाथ और उनका युग जो पुस्तक है वो रागेय राघव का है। नाथ संप्रदाय पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, ये आप इम्पोर्टेंट मार्क्स कर लेंगे मार्क। और नेक्स्ट है हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय पीताम्बर दत्त बर्थवाल का। और एक और जो पुस्तक था वो आइए हम देख लेते हैं थोड़ा सा, सिद्ध साहित्य जो है वो आपका धर्मवीर भारती का, ये तो मैं देख ही रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42 में हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता हैं। तो हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के जो रचयिता हैं वो आपके सही जवाब हो जाएगा नंदुलारे वाजपेयी। 43 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है
निम्न कथन किस आलोचक का है? भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। तो ये तो बिल्कुल आसान प्रश्न कहेंगे इसको। ये है आपके, इसमें आंसर हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 44 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से बल्लभाचार्य के शिष्यों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यानी कि कौन से ऐसे शिष्य हैं जो बल्लभाचार्य के नहीं हैं, पूछने का मीन्स यही है। तो सूरदास और परमानंद दास, ये है क्या? आप थोड़ा सा मैं टाइम दे रही हूँ, आप समझ पाएँ। सूरदास और कृष्णदास, नंददास और चतुर्भुज दास, कुंभन दास तथा कृष्णदास। तो कौन से हैं जो बल्लभाचार्य के नहीं हैं? तो वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नंददास और चतुर्भुज दास। ये बल्लभाचार्य के न होकर के किनके हैं? विठल नाथ के हैं। आंसर बन जाएगा सी। 45 नंबर के क्वेश्चन पूछा गया, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को कला काल नाम देने वाले विद्वान हैं। तो आंसर बन जाएगा, मध्यकाल को कला काल किसने कहा है? तो वो है आपके रमाशंकर शुक्ल रसाल। आंसर बन जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 46 में पूछा गया, निम्नलिखित रचनाओं और रचनाकारों में से सही विकल्प है। रतन हजारा, कुलपति, भाषाभूषण, जसवंत सिंह। सही पूछ रहा है तो बस एक ही ऑप्शन हमको चूज करना है, वो हो जाएगा आपका भाषाभूषण जसवंत सिंह की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे और भी देख सकते हैं कि कर्णाभरण किसकी है? कवि गोविंद की है, रतन हजारा रसनिधि की है और रस रहस्य कुलपति मिश्र की है। 47 नंबर के क्वेश्चन में देखिए, तुलसी गंग दुओ भय सुकबिन के सरदार, कबीवर गंग के संबंध में यह किसका कथन है? तो तुलसी गंग दुओ भय सुकबिन के सरदार, ये पंक्ति है किसका है, किसने ये बात बोला है? तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर 4, भिखारी दास। ये बातें गंग के बारे में बोली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर का, इस उदाहरण में प्रयुक्त अलंकार है। पंक्ति दिया गया है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबा रही, तारा घट ओसा नागरी। तो इसमें जो आपका अलंकार बनेगा वो होगा रूपक। आंसर नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सखी संप्रदाय का प्रवर्तन किसके द्वारा हुआ है? तो सही जवाब हो जाएगा स्वामी हरिदास, इसके सखी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। 50 में पूछा गया, बिहारी को किस श्रेणी के रीति कवियों में माना जाता है? तो ये बिहारी जो आते हैं, जानते हैं रीतिकाल के कवियों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। वो कौन कौन से हैं? तो आपके होते हैं रीतिबद्ध कवि, और फिर होते हैं रीतिसिद्ध कवि, और फिर जो तीसरे होते हैं वो होते हैं आपके रीति मुक्त कवि। तो बिहारी जो आते हैं वो आपके रीतिसिद्ध के अंतर्गत आते हैं। आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 51 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया, तुलसी, बिहारी, मतीराम और बृंद आदि कवियों की 7 सत्सइयों का संकलन सत्सई सप्तक में हुआ है। सप्तक के संकलनकर्ता कौन थे? तो इसमें देख रहे हैं कितने लोगों का है, तुलसी का भी है, बिहारी का, मतीराम का और बृंद का। इन कवियों का सत्सइयों का संकलन सत्सई सप्तक के नाम से किया है, और इसके संकलनकर्ता कौन है, यहाँ पे यही पूछा जा रहा है। तो 4 ऑप्शन है, चारों में सही जवाब हो जाएगा आपके, वो श्याम सुंदर दास जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 52 नंबर के, देव माने जाते हैं। तो देव क्या माने जाते हैं? अलंकारवादी, वक्रोक्तिवादी, या फिर रीतिवादी, या फिर रसवादी। तो देव जो है वो आपके रसवादी आचार्य माने जाते हैं। आंसर बनेगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से विठलनाथ के शिष्य हैं। तो विठलनाथ के शिष्य कौन है, आप बताइएगा कमेंट करके मुझे ज़रा। इसमें सही जवाब हो जाएगा, विठलनाथ के शिष्य कौन है? तो वो हो जाएंगे आपके नंददास। जानते हैं 4 शिष्य बल्लभाचार्य के और 4 शिष्य जो आपके विठलनाथ के हैं। इनको क्लियर एक तरह से याद कर लेना बहुत ज़रूरी है, यहाँ से एक आध क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता ही है। 54 नंबर के क्वेश्चन पूछा गया, अनुराग बांसुरी के रचनाकार हैं। तो अनुराग बांसुरी किसकी रचना है? तो ये है आपका नूर मोहम्मद का। आंसर हो जाएगा डी। 55 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य में नहीं है? जहाँ नहीं है वहाँ हमको ध्यान से पढ़ना होता है। देखिए, संत काव्य में गुरु की महत्ता, ये तो बिल्कुल है। वर्ण व्यवस्था का समर्थन, ये है क्या, आप सोचिए ज़रा। बाह्याडंबरों का खंडन और रहस्यवादी भावना। तो कौन सा ऐसा प्रवृत्ति है जो संत काव्य में नहीं है? तो सही जवाब आपका जो होगा वो बनेगा आपका
बी, वर्ण व्यवस्था का समर्थन समते काव्य में नहीं किया गया है। 56 नंबर के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूफी कवियों के संबंध में सत्य नहीं है। तो चारों चीज़ें आपको पढ़नी ही पड़ेंगी। इन्होंने प्रबंध काव्यों की रचना करी, ये बात सही है क्या? पूछ रहे कौन सही नहीं है। सभी सूफी कवियों ने मसनवी शैली को अपनाया, ये सभी कवि राजाओं के दरबारी कवि थे। सूफी कवि अमर प्रेम के उपासक और गायक थे। तो कह रहा सूफी कवियों के बारे में कौन सा सही नहीं है। तो इसमें जो सही बात होगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सभी कवि राजाओं के दरबारी कवि सूफी कवियों में नहीं थे। 57 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है, आचार्य शुक्ल ने यह किस कवि के लिए कहा है। देखिए कथन है शुक्ल जी का, ये ब्रजभाषा के मतिराम ऐसे कवियों के समक्ष हैं और कहीं कहीं तो भाषा और भाव के माधुर्य में पद्माकर से टक कर ले लेते हैं। यानी कि वो कौन से कवि हैं जो भाषा ब्रज भाषा में मतिराम के समकक्ष हैं और कहीं कहीं तो भाषा और भाव के माधुर्य में पद्माकर से भी टक्कर ले लेते हैं। तो कवि आपके कौन है? तो आंसर बन जाएगा आपका सी, ऐसा कथन, सॉरी यहाँ पे गलत हो रहा है भाई। तो ये कथन किसके बारे में है? ये ब्रज भाषा के मतिराम ऐसे कवियों के संपर्क, कहीं कहीं भाषा भाव के माधुर्य में पद्माकर से भी टक्कर ले लेते हैं। ये कथन जो है आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बेनी प्रवीण के लिए। सॉरी वहाँ पे मुझे बोधा के बारे में ध्यान आ गया। देखिए यही कथन मुझे वहाँ सोच गया। देखिए यहाँ पे दिया 58 नंबर के क्वेश्चन में, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का उक्त कथन किस कवि के विषय में है। इनके से विशुद्ध, सरस और शक्तिशाली ब्रज भाषा लिखने वाले और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व है और ये वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, ये कथन आचार्य शुक्ल का किस कवि के बारे में है। तो सही जवाब जो बनेगा वो बनेगा आपका सी, घनानंद के बारे में ये बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 59 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है, छायावाद युग में लिखी गई कविता पुस्तक ब्रज रस के रचनाकार हैं। तो ये ब्रज रस के रचनाकार कौन है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ब्रज रस नाम से किसने रचना करी है। तो आंसर बनेगा आपका आंसर नंबर सी, राय कृष्ण दास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा गया है, शाह निजामुद्दीन चिश्ती की जिस शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे, यानी कि हाजी बाबा के शिष्य कौन थे, मिला जुला के यही पूछा गया है। तो वो होंगे आपके हाजी बाबा के जो शिष्य होंगे, आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर ए, उस्मान या मंजन। उस्मान जो है हाजी बाबा के शिष्य थे। कभी कभी टच हो जाता है फटाक से हाथ से, तो आप इसे अन्यथा नहीं लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा का आरंभ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। तो हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा का जो परिपाटी शुक्ल ने माना है वो किनसे माना है? वो माना है आपके चिंतामणि से। आंसर बनेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 में पूछा गया है, निम्नलिखित सूफी कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेल कीजिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। तो मैच करना है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है उस्मान की रचना क्या है? वो है आपका चित्रावली। नूर मोहम्मद की आपकी क्या है? अनुराग बांसुरी। कुतुबन का है मृगावती और कासिम शाह का है हंस जवाहिर। तो 1 का 4 और 2 का 1 आइए मिलाते हैं। 1 का 4 और 2 का 1 जो दिया है वो ऑप्शन आपके 4th में दिया है। सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर 1 का 4 2 का 1 देखिए सी में दिया है। यहाँ पे मैं 4th पे चली गई, बोली हूँ लेकिन चली गई हूँ मैं 4th पे। यही धैर्य आपको एग्ज़ाम में रखने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उक्त काव्य पंक्ति के रचयिता हैं। कविता घेराव में किसी बौखलाए हुए आदमी का संक्षिप्त एकालाप है। तो इसमें सही जवाब जो हो जाएगा वो है आपका, इसमें सही जवाब है आपके ये पंक्तियाँ जो हैं सुदामा पांडे धूमिल की हैं। आंसर बनेगा बी। 64 नंबर के क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित कवियों में से एक भारतेंदु योगिन नहीं है। तो कौन से ऐसे कवि हैं जो भारतेंदु योगिन नहीं है?
देखिए आपके प्रमुख कवियों के जो भारतेंदु युग के हैं, द्विवेदी युग के हैं, छायावाद युग के हैं और प्रगतिवाद और प्रगतिशील जो भी कवि हैं, आपको एक किसी भी तरीके से टिक बना करके चाहे जैसे भी याद कर लेना चाहिए। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा, आप मैंने स्पेस दिया था कि आप सही जवाब तक पहुंच गए होंगे। इसमें जवाब बन जाएगा आपका बी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। 65 नंबर के क्वेश्चन पूछा गया है, यह काव्य पंक्ति निराला की किस कविता में है? तो देखिए यहाँ पे पहले ही टच हो गया है व्यर्थ जीवन में रण में गया हार। पूछ रहा है निराला की किस कविता में है? 4 ऑप्शन है, श्री निर्जर बरगया, सरोज स्मृति, बनबेला और फिर राम की शक्ति पूजा। तो ये जो आंसर बनेगा आपका, यहाँ पे आंसर होगा सी, बनबेला से यह पंक्तियाँ ली गई हैं। देखिए देखने से तो ऐसे लग रहा है ना कि हो गया है व्यर्थ जीवन मैं रण में गया हार, ये पढ़ के ऐसे लग रहा है जैसे राम की शक्ति पूजा से पंक्तियाँ, लेकिन आपको ध्यान रखना है ये पंक्ति किसकी है? बनबेला की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 66 में पूछा गया है, निम्नलिखित युगों में से सही सुमेलित नहीं है। तो पूछ रहा है कौन सही सुमेलित नहीं है? तो गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र की है, बात तो बिल्कुल सही है। टूटने का सुख अज्ञेय का है, आप मुझे बताएंगे। धूप के धान ये गिरजा कुमार माथुर के हैं और चांद का मुँह टेढ़ा है मुक्तिबोध का है ही। तो इसमें सही जवाब आपका जो हो जाएगा, पूछ रहा सुमेलित नहीं है तो है आपका बी, टूटने का सुख जो है ये भवानी प्रसाद मिश्र की कविता है। 67 नंबर के क्वेश्चन पूछा गया, गिरजे का घंटा इनकी पहली कविता मानी जाती है। तो किनकी ये कविता है और पहली कविता भी इनकी मानी जाती है? वो है पंत जी, आंसर बन जाएगा ये। 68 नंबर में पूछा गया, मैथिली शरण गुप्त कृत यशोधरा की विधा है। तो यशोधरा कृति जो है वो कैसा है? तो ये है आपका चंपू काव्य, गद्य और पद्य दोनों में लिखा हुआ है और इसका प्रकाशन 1933 में हुआ है। इसमें गौतम बुद्ध और उनकी पत्नी यशोधरा का विरह का चित्रण किया गया है। 69 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया, छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है या उद्घोष है? तो ये किसका है? तो छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्घोष है, आंसर बनेगा आपका इसमें महादेवी वर्मा की यह पंक्ति है छायावाद के संबंध में। 70 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया, मुक्तिबोध की प्रसिद्ध कृति चांद का मुँह टेढ़ा है की भूमिका एक विलक्षण प्रतिभा शीर्षक से किसने लिखी है? तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा आपका, यानी साफ साफ पूछने का मतलब है कि चांद का मुँह टेढ़ा है की भूमिका किसने लिखी है। कभी अगर ये क्वेश्चन बन जाए कि चांद का मुँह टेढ़ा है की भूमिका किस नाम से, तो एक विलक्षण प्रतिभा के नाम से, और इसके लिखने वाले लेखक कौन है? तो है आपके शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन बनेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 71 में पूछा गया, निम्नलिखित में से एक द्विवेदी युगीन कविता की प्रवृत्ति नहीं है। तो द्विवेदी युगीन में राष्ट्रीयता बिल्कुल थी, कल्पना का अतिरेक और इतिवृत्तात्मक नीति और आदर्श का चित्रण, यानी कल्पना का अतिरेक द्विवेदी युग में नहीं था और नहीं पूछ रहा है, आंसर बन जाएगा आपका बी। 72 में पूछा गया है, सही युग्म का चयन कीजिए। तो फिलहाल विपिन कुमार अग्रवाल की रचना है क्या? सोना माटी कुंवर नारायण की है क्या? समय है सहचर रामदरस मिश्र का और इन दिनों रघुवीर सा है। तो कौन सही है? तो आंसर बन जाएगा सी जो है समय है सहचर, ये रामदरस मिश्र की रचना है। आप पूरा देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे फिलहाल किनकी है? अशोक वाजपेयी की है। इन दिनों कुंवर नारायण की है। समय है सहचर है समय रामदरस मिश्र की है। सोना माटी विवेक की राय का, ये आप देख लिए पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 73 में पूछा गया, उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है, किस अवधि सम्राट की रचना है? तो ये है आपका बंशीधर शुक्ल का, आंसर हो जाएगा ए। इन्हें अवधि सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। 74 में पूछा गया, हिंदी के प्रयोगवाद का प्रारंभ किस रचना से माना जाता है? तो है आपका तार सप्तक से, और ये चारों सप्तकों के नाम प्रकाशन वर्ष आपको याद होना चाहिए था। प्रथम प्रकाशन वर्ष जो हुआ था जिसे तार सप्तक कहते हैं वो 1943 में, और दूसरा आपका हुआ था 1951 में, और उसके बाद तीसरा जो सप्तक 1943, 1951 और फिर 1969 और फिर 1979, ये आप तार सप्तक का ध्यान रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 75 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, द्विवेदी युग निम्नलिखित रचनाओं में से एक महाकाव्य नहीं है। तो कौन सा ऐसा है जो महाकाव्य नहीं है? प्रिय प्रवास तो है ही, रामचरित चिंतामणि, साकेत
का और जयद्रथ वध। पूछ रहा है कौन महाकाव्य नहीं है, तो इसमें बी हो जाएगा, जयद्रथ वध। ये क्या है, खंड काव्य है। 76 नंबर में पूछा गया रामदास मिश्र को किस काव्य संग्रह के लिए वर्ष 2015 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो ये है आपका रामदास मिश्र को 2015 का, वो है आपका आग की हंसी। इसी पे इनको 2015 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपयुक्त पंक्तियाँ कामायनी के किस सर्ग से ली गई हैं। आंसर देखिए, पहले पंक्तियाँ पढ़ लीजिए आप। पंक्तियाँ हैं, ज्ञान भिन्न कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके, यह विडंबना है जीवन की। यह पंक्तियाँ किस सर्ग से ली गई हैं, ऐसा पूछा जा रहा है। तो सही जवाब जो बनेगा इसमें आपका होगा आंसर नंबर सी, रहस्य से पंक्तियाँ ली गई हैं। और रहस्य भी है इसमें, देख लीजिए, कह रहा है ज्ञान भिन्न कुछ क्रिया भिन्न है, यानी कि हमारा ज्ञान अलग है और क्रिया हम अलग कर रहे हैं, और फिर हमारी इच्छाएं क्यों पूरी हो। जब ये ज्ञान और क्रिया दोनों एक दूसरे से जब तक नहीं मिलेंगे, तब तक हम क्यों अपनी इच्छा को पूरी कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे। ये बात इसमें कहीं ना कहीं रहस्य की है, तो इस टिक के माध्यम से भी आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 78 में पूछा गया है प्रयाग रामागमन के लेखक हैं। तो प्रयाग रामागमन के जो लेखक हैं वो हैं आपके, इसमें आंसर बनेगा प्रयाग रामागमन के जो लेखक हैं, सही जवाब हो जाएगा प्रेमगन, आंसर नंबर डी। आंसर इसमें जो बनेगा आपका डी बन जाएगा, प्रयाग रामागमन के लेखक हैं प्रेमगन। 79 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है शत्रु मेरा बन गया है। ये देखिए टाइपिंग एरर है, होना चाहिए था शत्रु मेरा बन गया है, छल रहित व्यवहार मेरा। उक्त पंक्ति किस कृति से ली गई है। तो यहाँ पे सही जवाब जो होगा वो होगा आपका ये हरिवंश राय बच्चन की पंक्ति है, और ये पंक्ति मधु कलश से ली गई है, आंसर नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 80 नंबर का, दिनकर के किस काव्य ग्रंथ में युद्ध और शांति की समस्या का चित्रण मिलता है। तो 4 ऑप्शन है, मैं चारों नहीं पढ़ रही हूँ कि ताकि आपका टाइम बचे और आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस कर पाएँ। इसमें सही जवाब हो जाएगा ए, कुरुक्षेत्र में युद्ध और शांति की नीति को अपनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 81 में पूछा गया लोकायतन पंथ की प्रबंध कृति है जो किन 2 खंडों में विभाजित है। तो लोकायतन 2 खंडों में है और दोनों खंडों का नाम क्या है। तो आंसर होगा आपका डी, बाह्य परिवेश और अंतस चैतन्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 82 में पूछा गया ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है। तो ये आप याद रख लेंगे, उपन्यास विधा से है, और इसमें ज़्यादातर मुहावरों का प्रयोग करके अयोध्या सिंह उपाध्याय ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 में हरिवंश राय बच्चन की काव्यधारा का उल्लेख कीजिए। तो वो हरिवंश राय बच्चन किस काव्यधारा से संबंधित है, वो है आपकी हालावादी से, आंसर ये हो जाएगा। 84 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया जिंदगी और गुलाब किसकी कहानी संकलन है। तो जिंदगी और गुलाब ये किसका है। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, ये मृदुला, सॉरी, जिंदगी और गुलाब। जिंदगी और गुलाब किनकी है। तो वो जिंदगी और गुलाब किनका है। देखिए मैं भूल रही हूँ, उषा प्रेमवदा की ये रचना है, आंसर बनेगा आपका डी। 85 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया गोदान उपन्यास की मुख्य कथा का आधार है। तो गोदान का मुख्य आधार क्या है, कृषक जीवन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर में पूछा गया है अमृतलाल नागर का प्रथम प्रकाशित उपन्यास है। तो सबसे पहले अमृतलाल नागर का कौन सा प्रकाशित उपन्यास का प्रकाशन वर्ष के हिसाब से पहला है, वो है आपका बूंद और समुद्र, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो 1956 में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सामाजिक उपन्यास अमरबेल के लेखक हैं। तो अमरबेल के लेखक कौन है, वो है, और वो भी सामाजिक उपन्यास है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, वृंदावन लाल वर्मा जो है अमरबेल के लेखक हैं। 88 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया निम्नलिखित में से एक उपन्यास की कथा वस्तु का संबंध औपनिषदिक युग से है। तो किस उपन्यास की कथा वस्तु का संबंध औपनिषदिक युग से है, वो है आपका नामदास का पोथा, आंसर बन जाएगा ए।
89 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया व्यक्तिवादी उपन्यासकारों की परंपरा में निम्नलिखित में से कौन नहीं है, यानी कि कौन से ऐसे उपन्यासकार हैं जो व्यक्तिवादी परंपरा में नहीं आते। तो वो हैं आपके गोपाल राम गहमरी जो हैं, ये जासूसी उपन्यास के अंतर्गत आते हैं। 90 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी के प्रथम उपन्यास कौन है, तो ये तो बिल्कुल रटी रटाई है, वो है आपके परीक्षा गुरु के लेखक कौन है, श्रीनिवास दास। आंसर बन जाएगा सी। 91 नंबर के क्वेश्चन पूछा गया मनोहर श्याम जोशी की रचना नहीं है, तो कौन सी रचना है जो मनोहर श्याम जोशी की नहीं है, तो कौन हूँ मैं, कश्यप, हरिया हरक्यूलिस की हैरानी, सोना माटी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आंसर बन जाएगा आपका कौन हूँ मैं, ये इन्हीं की है, कश्यप भी इन्हीं की है। सॉरी टच हो जाता है, देखिए ऐसे आप मुझे मतलब अन्यथा नहीं लेंगे इसको। तो ये जो सोना माटी है ऑप्शन 4 इसमें आपका सही हो जाएगा। 92 नंबर के क्वेश्चन पूछा गया उपन्यास और उपन्यासकार का एक युग्म अशुद्ध है, तो देखिए काला पहाड़ भगवान दास मुरवाल का है, बात सही है। पूछ रहा अशुद्ध कौन है, करवट राजेंद्र यादव का है क्या, अंधेरे के जुगनू रागे यादव, वे दिन निर्मल वर्मा। तो करवट उपन्यास जानते हैं, ये राजेंद्र यादव का न होकर के किनका है, तो ये अमृतलाल नागर का उपन्यास है। आंसर बी हो जाएगा। 93 नंबर के क्वेश्चन पूछा गया तो लिखित में एक उपन्यास नासिरा शर्मा द्वारा लिखित है, तो नासिरा शर्मा द्वारा लिखा गया उपन्यास इसमें से कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा आपका ए 7 नदियाँ एक समुंदर। 94 नंबर के क्वेश्चन पूछा गया फणीश्वरनाथ रेणु के किस उपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित शरणार्थियों की दारुण दशा का चित्रण है, तो किस उपन्यास में है, वो है आपका जुलूस। आंसर हो जाएगा ए। 95 नंबर के क्वेश्चन पूछा गया प्रेमचंद शताब्दियों से पद दलित अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज़ थे, प्रेमचंद के संबंध में उक्त कथन किसका है, तो आंसर बन जाएगा ये आपका आंसर होगा यहाँ पे रामविलास शर्मा जी प्रेमचंद के बारे में बात कहे हैं। देखिए यहाँ पे फिर मैं भूल रही हूँ, ये बातें हजारी प्रसाद द्विवेदी की हैं। आंसर बनेगा आपका डी, यानी कि प्रेमचंद दलितों उपेक्षितों के एक तरह से कहें तो लेखक रहे हैं, ये बात कौन कह रहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। 96 नंबर के क्वेश्चन पूछा गया त्रिशंकु कहानी संग्रह के रचनाकार हैं, तो त्रिशंकु नाम से जानते हैं अज्ञे ने उपन्यास भी लिखा है, लेकिन यहाँ पे कहानी की बात कर रहा है, तो ये होगा आपका मन्नू भंडारी। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 97 नंबर का क्वेश्चन पूछा निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास कमलेश्वर का नहीं है, तो कितने पाकिस्तान, लौटे हुए मुसाफिर, पीले आंधी और डाक बंगला। इसमें सही जवाब आप जान रहे हैं पीले आंधी प्रभा खेतान का उपन्यास है। 98 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित रचनाओं और उनके रचनाकारों को सम्मिलित करना है और सही कोड तक पहुंचना है, तो आइए मैच कर लेते हैं। दिया श्यामा स्वप्न किनका है, ठाकुर जगमोहन का, और मायाविनी ये किसका है, गोपाल राम गहमरी का, और पृथ्वीराज चौहान। तो इसे से हम मैच कर लेते हैं। श्यामा स्वप्न यानी कि ए का 3 किस ऑप्शन में दिया गया है, आइए देखते हैं। ए का 3 जो है चौथे ऑप्शन में दिया गया है, तो पूरा इसका डिटेल देख सकते हैं। श्यामा स्वप्न ठाकुर जगमोहन सिंह का है, नरेंद्र मोहिनी देवकीनंदन खत्री का है, मायाविनी गोपाल राम गहमरी का है, और पृथ्वीराज चौहान बलदेव प्रसाद का उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 99 नंबर में पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा पैरों में पंख बांधकर किसके हैं, तो है आपके पैरों में पंख बांधकर उसके जो पंख बांधकर जो ये रचना है यात्रा वृत्तांत है, इसके लेखक कौन है, वो है रामवृक्ष बेनीपुरी जी। ये पहले से टच हो चुका था, आंसर बनेगा आपका सी। 100 नंबर के क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से रेखा चित्र का तत्व नहीं है, तो 4 ऑप्शन है उद्देश्य, वर्ण, विषय, चरित्रोद्घाटन और अभिनेता। कौन सा ऐसा वो तत्व है जो रेखा चित्र में नहीं होता है, तो अभिनेता जो है रेखा चित्र का विषय वस्तु नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 101 में पूछा गया निम्नलिखित नाटकों और उनके रचयिताओं में से संबंधित एक युग्म सही नहीं है, तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सही नहीं है, बरमाला, गोविंद बल्लभ पंत, अज्ञातवास, द्वारिका प्रसाद मिश्र, करबला, उदय शंकर भट्ट और कामना। ये आपका सही जवाब हो जाएगा सी, करबला प्रेमचंद का है। मुंतक वारिक पुस्तक के लेखक हैं, तो इसमें से सही जवाब क्या होगा आपका, मुंशी सदाशिवलाल। आंसर बन जाएगा डी। 103 में पूछा गया है स्थिर विमर्श के निम्नलिखित कृतियों में से एक उपन्यास रचना है, तो इसमें से कौन सा ऐसा है जो एक उपन्यास भी है, तो
सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, खुली खिड़कियाँ। ये क्या है, सॉरी, औरत के लिए औरत, ये होगा आपका नासिरा शर्मा का सही जवाब हो जाएगा। पूछ रहा है उपन्यास है तो पिछले पन्ने की औरत, जीना है तो लड़ना होगा, बृंदा कराता नहीं। आंसर बनेगा आपका बी। ये देखिए यहाँ पे ये नया एक तरह से कह लें तो पिछले पन्ने की औरत, ये शरद सिंह द्वारा रचित उपन्यास है। इसे आप याद कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। 104 में पूछा गया है नाटक और नाटककार एक युग्म अशुद्ध है। तो 4 ऑप्शन है, कौन सा है जो अशुद्ध है। नदी प्यासी थी, धर्मवीर भारती, रतिका कंगन, सूर्यदेव वर्मा, करबला प्रेमचंद और अंजू दीदी विष्णु प्रभाकर। तो अंजू दीदी जानते हैं उपेंद्रनाथ अश्क का है। आंसर बन जाएगा आपका डी। 105 में पूछा गया जुलूस रोका है शीर्षक रिपोर्टाज के लेखक हैं। तो जुलूस रोका है किसका है, तो है आपका विवेकी राय का। आंसर बन जाएगा बी। 106 में पूछा गया एक युग्म सही नहीं है। तो हमारे जवाहरलाल नेहरू, लक्ष्मी प्रसाद भारद्वाज, लोहिया बलराज मधु, चैतन्य महाप्रभु, अमृतलाल नागर और महायोगी शिव प्रसाद सिंह। तो इसमें जो सही नहीं है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि उत्तर योगी के नाम से श्री अरविंद के बारे में शिव प्रसाद सिंह ने लिखा है, न कि महायोगी। आंसर बन जाएगा आपका डी। 107 में पूछा गया है डायरी साहित्य से संबंधित कमलेश्वर की कृति है। तो डायरी साहित्य से संबंधित कमलेश्वर की कृति कौन सी है, तो सैलानी की डायरी, या फिर दिल्ली मेरा परदेश, देश देशांतर और क्या खाया क्या खोया और क्या पाया। तो कमलेश्वर की कृति कौन सा है, तो वो है आपका, आंसर बन जाएगा आपका देश देशांतर। आंसर सी हो जाएगा। देखिए पहले ही टच हो जाता है तो ये तो थोड़ा सा यहाँ पे हमको सावधानी बरतने की ज़रूरत है, लेकिन खैर आप इसमें सहयोग करेंगे, उम्मीद करती हूँ आप इसको अन्यथा नहीं लेंगे। 108 में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी आलोचक मार्क्सवादी समीक्षा की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। तो कौन से ऐसे आलोचक हैं जो मार्क्सवादी में नहीं आते हैं, वो है आपके जगदीश गुप्त जी, क्योंकि ये नई कविता के प्रमुख कवि हैं, न कि आलोचक हैं। 109 नंबर के क्वेश्चन पूछा गया हिंदी साहित्य में प्राचीनतम आत्मचरित यानी आत्मकथा किसका है। प्राचीनतम से तात्पर्य सबसे पुराना, तो है अर्धकथानक बनारसी दास जैन का, जो 1941 में प्रकाशित हुआ था। 110 नंबर के क्वेश्चन में निम्नलिखित में से एक आत्मकथा कमलेश्वर विरचित है। तो कौन सी ऐसी रचना है जो कमलेश्वर द्वारा रची गई है, वो भी आत्मकथा है। तो वो होगा आपका आंसर जलती हुई नदी, ये कमलेश्वर का आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित पंक्ति के लेखक हैं। तो पंक्तियां हैं नाम इसलिए बड़ा नहीं है कि वह नाम है, वह इसलिए बड़ा होता है कि इसे सामाजिक स्वीकृति मिली होती है। ये पंक्ति के लेखक कौन है, तो ये है आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, और ये पंक्ति कुटस से लिया गया है, तो देख सकते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112 में भूत के पाँव पीछे निबंध के लेखक हैं। तो ये हरिशंकर परसाई जी हैं, आपका ये आंसर हो जाएगा ये। 113 नंबर के क्वेश्चन में पूछेगा चंद्रगुप्त प्रसाद रचित चंद्रगुप्त नाटक के पात्रों के विषय में कौन सा कथन गलत है। तो 4 ऑप्शन है, कार्नेलिया भारत की सराहना करती है, राक्षस नंद का मंत्री है, कल्याणी मगध की पटरानी है और अलका गंधा राजकुमारी है। तो कह रहे कौन सा गलत है, तो आंसर जो होगा आपका सी, कल्याणी मगध की राजकुमारी है, न कि पटरानी। 114 में पूछा गया भाषा के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो देखिए भाषा अनुकरण से सीखी जाती है, बात तो सही है। भाषा व्यवहार सामाजिक हो, कह रहा है भाषा के संबंध में गलत कौन सा है, तो भाषा प्रतीक व्यवस्था है, भाषा में प्रयुक्त शब्दों तथा उनके अर्थ का संबंध प्राकृतिक है, भाषा व्यवहार सामाजिक है और भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। कौन सा गलत है, तो भाषा में प्रतीक व्यवस्था नहीं है, भाषा क्या है समाज के अनुरूप वो होता है, और सॉरी भाषा का प्रतीक तो होता ही है, मतलब भाषा प्रयुक्त और अर्थ का जो संबंध है वो प्राकृतिक नहीं है, बल्कि क्या होता है सामाजिक होता है। ऐसा नहीं है कि एक भाषा जो एक शब्द है उसका हर जगह एक ही अर्थ हो, समाज के ऊपर निर्भर करता है कि एक ही शब्द का अलग अलग समाज में क्या होता है अलग अलग अर्थ लिया जाता है। 115 में पूछा गया वर्तस्य ध्वनियों के उच्चारण में किसका मतलब एक तरह से कहें तो किसके माध्यम से उच्चारित होता है। तो जीवा की नोक तालु का स्पर्श करती है, जीवा की नोक ओठों का स्पर्श करती है, जीवा की नोक दंत पंक्तियों के ऊपरी भाग का स्पर्श करती है, जीवा की नोक दंत पंक्ति का स्पर्श करती है। तो वर्तस्य ध्वनियों के उच्चारण में किसका काम होता है, तो जीवा की जो नोक है ना दंत पंक्तियों के ऊपरी भाग को स्पर्श करती है। आंसर बन जाएगा आपका सी। री ध्वनि है, तो री ध्वनि को क्या बोला जाता है, इसे उच्छिष्ट
मूर्धन्य बोला जाता है। आंसर बनेगा आपका बी। 117 नंबर के क्वेश्चन पूछा गया, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अष्टम अनुसूची के अंतर्गत भारतीय भाषाओं की व्यवस्था की गई है? तो इसमें सही जवाब जो होगा आपका अनुच्छेद 31 में भारतीय भाषाओं के विकास संबंधी बातें कही गई हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। वैसे 343 से 351 तक भारतीय भाषाओं से संबंधित चीज़ें दी गई हैं। 118 में पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनियाँ अयोगवाह हैं? तो यानी कि ना तो वह स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन। ये हो जाएगा आपका आंसर बी। अंग और अह ये क्या है? अयोगवाह है। निम्नलिखित में एक युग्म गलत है। तो सम्मति, सेंसनस और कंसेंसस और दुरभिसंधि, कल्यूजन, लेखा परीक्षक या ऑडिट और रिश्वत। यहाँ पे पूछ रहे कौन युग्म गलत है, किसको क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे जो जवाब बनेगा आपका वो होगा एडट, क्योंकि एडिटर होना चाहिए था। एडिटर का तात्पर्य होता है लेखा परीक्षक और एडिट का तात्पर्य होता है अंग्रेजी अनुवाद या लेखा परीक्षा। तो हमने 119 क्वेश्चंस देख लिए। 120 और आखिरी क्वेश्चंस है ये। निम्नलिखित में महाप्राण ध्वनियाँ हैं। प्राण ध्वनि जानते हैं, दूसरा और चौथा होता है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए और ध महाप्राण ध्वनियाँ हैं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और प्लीज़ पसंद आए हो तो लाइक कमेंट करना ना भूलें। इसमें जो भी त्रुटियां हो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं, स्वतंत्र हैं आप अपनी अभिव्यक्ति के लिए। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं इसमें और क्या त्रुटियां हैं और क्या सुधार किया जा सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए नमस्कार।